नमस्कार। आज मैं वादे के मुताबिक 6 दिन बाद आपके सामने उपस्थित हुआ हूँ। मेरा लॉ का सारे एग्ज़ाम सारे पेपर ख़त्म हो गए। आज ही अंतिम पेपर था। अंतिम पेपर देकर मैं चल दिया और आज आपके सामने उपस्थित हूँ। आज का वाकया 4 जून 2018 का है। सरस्वतीपुरम बिछिया थाना शाहपुर की रहने वाली राजेश्वरी श्रीवास्तव नाम की एक महिला अचानक गायब हो गई। उसकी शादी फरवरी में मनीष श्रीवास्तव उर्फ मनीष सिन्हा नाम के एक बिजनेसमैन से शादी हुई थी और वो जून में पोखरा, नेपाल का पोखरा एक घूमने लायक जगह है, ये दोनों पति पत्नी वहाँ गए थे। वहाँ पोखरा में एक बड़े होटल में ये रुके। 2 जून को मनीष श्रीवास्तव ने कहा कि मुझे बैंक के कागज में सिग्नेचर करने के लिए पहले गोरखपुर और फिर दिल्ली जाना है। मुझे 3 दिन लगेंगे, 3 दिन में मैं लौट आऊँगा, तब तक तुम यहीं रहना। अभी 4 दिन हुआ हम लोगों के आए हुए, यहाँ से जाना ठीक नहीं है। राजेश्वरी श्रीवास्तव बिल्कुल मान गई। उसने कहा कि ठीक है, मैं रुक जाऊंगी। 2 जून को मनीष चला गया गोरखपुर और गोरखपुर से दिल्ली। 4 जून को शाम को अचानक राजेश्वरी का मोबाइल फोन ऑफ हो गया। मनीष ने कहा था कि मैं 5 तक आ जाऊंगा। वो 6 की सुबह भागता हुआ गया क्योंकि उसका मोबाइल फ़ोन 4 तारीख के बाद से चल नहीं रहा था। मनीष घबरा गया, होटल पहुंचा। होटल में होटल वालों ने बताया कि 4 जून को वो पोखरा में कोई मार्केटिंग करने गई थी, लेकिन उसके बाद से लौट कर नहीं है। मनीष ने होटल का बिल पे किया और उसका पूरा सामान क्लॉक रूम में रखवा दिया। उसने क्वेरी भी की कि वो बार बार ट्रैकिंग की बात कर रही थी, कितने दिनों की ट्रैकिंग होती है। होटल वाले ने बताया कि देखिए वो पैकेज पे डिपेंड करता है, कुछ 2 दिन की होती हैं, कुछ 1 हफ्ते की भी होती हैं, और थोड़ी दूर ऊपर जाने के बाद कोई मोबाइल नेटवर्क नहीं रहता। इसलिए हो सकता है, जैसा आप बता रहे हैं, वो ट्रैकिंग पर जाने को कह रही थी, ट्रैकिंग पर चली गई हो। जब राजेश्वरी का फ़ोन स्विच ऑफ हो गया तो राजेश्वरी के घर वाले भी मनीष को फ़ोन करके पूछने लगे कि राजेश्वरी आखिर है कहाँ, उससे बात कराइए। मनीष को जितनी बात होटल वाले ने बताई थी या बैंक के काम से वो गोरखपुर और दिल्ली गया था, वो सारी बातें उनके घर वालों को बताईं। लेकिन घर वाले इनकी इस बात से, मनीष की इस बात से बहुत संतुष्ट नहीं हुए। बार बार फ़ोन से परेशान होने के बाद मनीष ने भी अपना मोबाइल फ़ोन स्विच ऑफ कर दिया। तब राजेश्वरी के घर वालों को और शंका हो गई कि आखिरकार इसने क्यों अपना मोबाइल फ़ोन स्विच ऑफ किया। राजेश्वरी श्रीवास्तव के घर वालों ने तमाम जगह ढूंढने के बाद 24 जून को शाहपुर थाने में 364 आईपीसी यानी वो अपहरण का मुकदमा मनीष के खिलाफ लिखवा दिया, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। मनीष मूल रूप से बिहार के वजीरगंज थाना क्षेत्र के लोहगरा गांव का रहने वाला था। जब उसके खिलाफ नेम्ड एफआईआर हुई तो पुलिस उसको पकड़ने के लिए उसके गांव गई। वो गांव में मिल भी गया। पुलिस उसको वहां से ले आई। पुलिस उससे पूछताछ करती रही कि सही सही बताओ, राजेश्वरी जिंदा या मुर्दा कहाँ है। अगर मारी गई है तो उसकी लाश मिलनी चाहिए, अगर जिंदा है तो कहाँ रखी गई है। लेकिन मनीष को चूंकि कुछ पता नहीं था, इसलिए वो इस सिलसिले में कोई बात नहीं बता पा रहा था। उसके न बताने पर पुलिस और राजेश्वरी के घर वालों को, दोनों को ये शंका हो गई कि जरूर इसकी जानकारी में पूरी बात है।
उसके बाद पुलिस वालों ने मनीष से डिटेल में पूछताछ की कि तुम्हारी शादी कब हुई, कैसे हुआ। मनीष ने भी पूरी बात बताई। मनीष ने बताया कि राजेश्वरी के पिता हरिराम श्रीवास्तव 2006-7 में उनकी तबीयत बहुत खराब हो गई। गया की रहने वाली थी, वहाँ से लेकर राजेश्वरी अपने पिता को लेकर गोरखपुर आ गई और गोरखपुर का मशहूर हॉस्पिटल आर्यन हॉस्पिटल उसमें भर्ती करा दिया। यह हॉस्पिटल गोरखपुर के प्रसिद्ध सर्जन डॉक्टर डीपी सिंह का है। राजेश्वरी के पिता का इलाज शुरू हुआ। राजेश्वरी उनके अपने पिता के पास रुक गई उनकी मदद मरीज के लिए, तीमारदारी के लिए। बाकी परिवार के लोग अपने अपने घर चले गए। वो ज़्यादातर समय वार्ड में ही अपने पिता के साथ रहती थी। इसी बीच में डॉक्टर डीपी सिंह जब कई राउंड लगाते थे मरीजों के लिए, सुबह का राउंड, शाम का राउंड, रात का राउंड, नॉर्मल प्रोसेस है, उनकी निगाह राजेश्वरी पर पड़ गई। राजेश्वरी गोरी चिट्टी, भूरे आंखों वाली और बेइंतहा खूबसूरत लड़की थी। डीपी सिंह का मन राजेश्वरी पर आ गया। पहले दिन में 4-4 बार राउंड करने लगे और उसके पिता का हाल चाल पूछने लगे। फिर उसको अपने चैम्बर में बुलाने लगे। फिर उसको गाड़ी में बैठ के अलग अलग होटल और फार्म हाउस पर ले जाने लगे। इसी बीच राजेश्वरी के पिता की तबीयत ठीक हो गई। उसने कहा कि मैं पिता को लेकर अपने घर जाऊंगी। डॉक्टर डीपी सिंह ने कहा कि ठीक है, इनको पहुंचा के तुम वापस चली आना, मुझे कुछ जरूरी बात करनी है। उन्होंने ये कहा कि मैं तुम्हारे रहने की व्यवस्था यहीं गोरखपुर में कर दूंगा। तुम चाहो तो अपने परिवार को भी कभी कभी यहां ला सकती हो ताकि किसी को शक न हो। दूसरी बात, डीपी सिंह ने उससे कहा कि तुम्हारा राजेश्वरी नाम है, ये देशी टाइप का नाम लगता है। आज से मैं तुम्हें राखी कहूंगा और तुम भी अपने नाम का इस्तेमाल जहां कहीं करना हो वो राखी के नाम से ही तुम अपना नाम लिखोगी। ये सब उपक्रम चलता रहा और राजेश्वरी उर्फ राखी श्रीवास्तव प्रेग्नेंट हो गई। डॉक्टर डीपी सिंह ने दबाव बनाया कि इसकी MTP यानी मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी हॉस्पिटल में करा दी जाए, लेकिन राजेश्वरी इस बात के लिए बिल्कुल राजी नहीं हुई। उसके पुत्री का जन्म उसी हॉस्पिटल में हुआ। डॉक्टर डीपी सिंह बिल्कुल नहीं चाहते थे कि इनका कोई बच्चा सरवाइव करे, लिहाजा छोटी मोटी परेशानी में उन्होंने हॉस्पिटल में भर्ती करके कुछ ऐसा किया कि उस बच्ची की, नवजात बच्ची की मृत्यु हो गई। राजेश्वरी इस बात से बहुत दुखी हुई। राजेश्वरी ने कहा कि मैंने मना किया था कि MTP इसकी नहीं होनी है, तुमने जानबूझ के इस बच्ची को मार दिया। अब मैं कानूनी कार्रवाई करूंगी, तुम अपने वादे पर खरे नहीं उतर रहे हो। तब डॉक्टर डीपी सिंह ने सरस्वतीपुरम बिछिया में एक मकान खरीद दिया राजेश्वरी श्रीवास्तव के लिए, राखी श्रीवास्तव के लिए। उसमें सारे आधुनिक साजो सामान लगाकर उसे वेल फर्निश्ड कर दिया और लगातार वहां पर आते जाते रहे। राजेश्वरी के दिमाग में भी कुछ इस तरह चल रहा था कि ये हमारा इस्तेमाल ही कर रहे हैं। मेरी बेटी की हत्या कर दी, मुझे मकान दिलवा दिया, रोज आ जाते हैं। उसने दबाव बनाया कि अब कोई बात ऐसी नहीं है जो छिपी हुई हो, अब तुरंत मुझसे शादी कर लो, वरना मैं कानूनी कार्रवाई भी करना जानती हूं। डॉक्टर डीपी सिंह उसकी बार बार की इस धमकी से थोड़ा परेशान हुए और फरवरी 2011 में डीपी सिंह राजेश्वरी को लेकर गोंडा गए, जिला गोंडा, और वहां
एक मंदिर में उससे शादी कर ली। डॉक्टर डीपी सिंह की ब्याहता पत्नी उषा सिंह थी। वो इस सारे घटनाक्रम से बेखबर थी कि हॉस्पिटल में क्या हो रहा है, किसको मकान दे दिया गया, किसकी बच्ची पैदा हुई, ये डॉक्टर साहब रात में कहाँ चले जाते हैं। उनको यही लगता रहा उषा सिंह को कि हॉस्पिटल में काम बहुत ज़्यादा है, बहुत बड़ा हॉस्पिटल है, डॉक्टर साहब का बहुत नाम है। कभी कभी वीआईपी पेशेंट जब आते थे तो डॉक्टर साहब रात में हॉस्पिटल में ही रुक जाते थे। क्योंकि डॉक्टर डीपी सिंह उषा को यही सब बातें बताते थे कि आज बहुत बिजी हूँ, आज गनशॉट इंजरी का केस आया है, पुलिस बहुत पड़ी हुई है यहाँ पर, इस तरह की बातें, ताकि उसको कोई शक न हो। लेकिन हर सोसाइटी में कुछ लोग ऐसे होते हैं जो इस तरह के रिलेशन को बहुत बारीकी से देखते हैं, पीछा करते हैं, जानने की कोशिश करते हैं, पूरा उसका इनसाइड आउट करते हैं। भीतर क्या है वो बाहर उन्हें कुछ लेना देना नहीं है, लेकिन उनकी आदत है। हर सोसाइटी में, हर प्रकरण में ऐसे लोग आपको मिल जाएंगे। ऐसा ही उनका एक सहयोगी, उनका कुलीग, डॉक्टर डीपी सिंह का सहयोगी डॉक्टर, वो एक दिन उषा सिंह के पास गया। उसने उषा सिंह को बताया कि आपकी दुनिया लुट चुकी है, आपको कुछ नहीं पता। उषा सिंह ने सिरे से खारिज कर दिया कि डॉक्टर साहब ऐसे नहीं हैं, आपको किसी ने गलत सूचना दी होगी। उन्होंने बताया ठीक है, आप मत मानिए, जिस दिन वो उस लड़की के पास अपने खरीदे हुए मकान पर जाएगा उस दिन मैं आपको बता दूंगा। किसी नौकर के साथ चली जाइएगा, हकीकत अपनी आंखों से देख लीजिएगा। साल भर से चल रहे इस प्रकरण में उषा सिंह को वाकई कुछ भी पता नहीं था, लेकिन इस तरह के लोग जो फटे में टांग जरूर अड़ाते हैं, उन्होंने ये बात उषा सिंह को बता दी। और वही हुआ। एक दिन उषा सिंह, जब उन्होंने बताया कि इस समय डॉक्टर साहब राजेश्वरी के घर पे मौजूद हैं, तो उषा सिंह एक व्यक्ति के साथ बिछिया में राजेश्वरी के उस मकान पर पहुंच गए। वहां उन्होंने डॉक्टर को आपत्तिजनक अवस्था में देखा। उषा सिंह ने कोहराम मचा दिया। डॉक्टर डीपी सिंह को अपने साथ बिठाकर घर ले आए। सारे रिश्तेदारों को फोन किया, सारे रिश्तेदार आ गए। सारे रिश्तेदारों के सामने ये बात बताई गई। डीपी सिंह से पूछा गया तो डीपी सिंह पहले तो मना करते रहे, फिर उन्होंने कहा कि मैं कोई सरकारी नौकर नहीं हूँ कि मुझे नौकरी से निकाल दिया जाएगा, मैं दूसरी शादी कर सकता हूँ और मैंने राजेश्वरी से शादी की है। ये सुनकर उषा सिंह और आग बबूला हो गई। खैर, सारे रिश्तेदारों ने मिलकर कहा कि ये आपका नाम खराब होगा, आप बहुत बड़े डॉक्टर हैं, इनफैक्ट सबसे बड़े डॉक्टर हैं गोरखपुर के, आप क्यों इस तरह का काम करते हैं, ऐसी पता नहीं कितनी आपको मिलेंगी, पीछा छोड़ाइए इनसे। डीपी सिंह की पत्नी राजेश्वरी के मकान पर अपने लोगों के द्वारा निगाह रखने लगी, इसलिए डीपी सिंह राजेश्वरी के घर पर उसने आना जाना बंद कर दिया। जब कई महीने हो गए तो राजेश्वरी ने डॉक्टर साहब को फोन किया और कहा कि ऐसे नहीं चलेगा, तुमने मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। मुझे पता है तुम्हारी बीवी ने यहां आने से मना किया है, लेकिन ऐसा नहीं हो सकता कि जो तुम चाहोगे वही होगा। और वही हुआ भी। डॉक्टर डीपी सिंह के खिलाफ राजेश्वरी उर्फ राखी ने एफआईआर कराई। शारीरिक शोषण, बच्ची को मारने और बलात्कार की एक एफआईआर लिखाई गई। लेकिन डीपी सिंह बहुत ही रसूख वाला आदमी था, पूरे शहर में उसका नाम था।
पुलिस भी उसको जानती थी। पुलिस ने मेहरबानी की, कतई इस एफआईआर में कोई विवेचना पुलिस ने नहीं की। तमाम फैक्ट्स जो एप्लीकेशन में लिखे गए थे उसकी भी जांच करने की कोशिश नहीं की और पूरे मुकदमे में पुलिस की बारंबार मेहरबानी के कारण फाइनल रिपोर्ट यानी एफआर लगा दी गई। जब ये बात और ये लिखा कि ये एफआईआर झूठी है, डॉक्टर डीपी सिंह पर दबाव बनाने के लिए, पैसा वसूलने के लिए राजेश्वरी ने इस तरह की झूठी शिकायत की है और पूरी एफआईआर फाइनल रिपोर्ट में तब्दील हो गई। परेशान राजेश्वरी ने देखा कि इनसे बिल्कुल कोई संपर्क नहीं रह गया डॉक्टर डीपी सिंह से। एफआईआर भी कराया, उसका भी कुछ रिजल्ट नहीं निकला। अब वो जानती थी कि कितने रसूख वाले हैं डॉक्टर डीपी सिंह। उसने फौरन मनीष सिन्हा या मनीष श्रीवास्तव नाम के एक बिजनेसमैन से शादी कर ली। वो भी बिहार का रहने वाला था। 2 जून 2018 को मनीष और राजेश्वरी नेपाल गए। फरवरी में इनकी शादी हुई थी और 2 जून 18 को ये नेपाल गए। पोखरा में ये लोग रुके एक होटल में, लेकिन 4 जून 2018 के बाद राजेश्वरी का कोई पता नहीं लगा। उसके भाई ने एफआईआर जरूर कराई, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। पुलिस ने, आप समझ सकते हो कि जब एफआईआर किसी के खिलाफ हो और वो आदमी डीपी सिंह जिसकी पैरवी कर रहा हो, उसमें कुछ होना भी नहीं था, लिहाजा हुआ भी नहीं। बहुत ह्यू एंड क्राई मचा। तमाम शहर में महिला संगठनों ने तमाम उत्पात किया, बड़े बड़े आंदोलन हुए। जस्टिस फॉर राजेश्वरी तख्त लेकर लोग सड़कों पर निकल आए। तब सरकार ने इस मामले की विवेचना एसटीएफ को सौंप दी। एसटीएफ के आईजी उस समय थे श्री अमिताभ यश। उनको जब ये विवेचना मिली तो उन्होंने एसपी एसटीएफ अभिषेक सिंह को इस काम में लगाया और ये कहा कि आप फौरन गोरखपुर चले जाइए, वहां पर देखिए कितनी सीडीआर आई हैं, कितने मुकदमे लिखे गए हैं, पुलिस ने क्या कार्रवाई की है, सीडीआर में राखी की लोकेशन क्या है, सीडीआर में बाकी लोगों की लोकेशन क्या है। मनीष सिंह ने बहुत मेहनत की और ये इन्वेस्टिगेशन परफेक्ट इन्वेस्टिगेशन का एग्जाम्पल है। मनीष ने सारी सीडीआर खंगाली। रोमिंग की, यानी अगर इंटरनेशनल रोमिंग पे आपका मोबाइल है तो जब आप सीडीआर निकालेंगे तो वो पीरियड जिसमें वो इंटरनेशनल रोमिंग पे था वो 0 दिखाएगा, यानी वो आपके नेटवर्क में नहीं है। लेकिन वो किस नेटवर्क में है इसको जानने के लिए संबंधित सर्विस प्रोवाइडर से रिक्वेस्ट करनी होती है कि साहब इसमें ये रोमिंग में दिखा रहा है, ये किस देश में रोमिंग पे था। थोड़ी मेहनत के बाद मनीष सिंह को राजेश्वरी की लोकेशन 4 जून को पोखरा में मिल गई और 4 जून को डॉक्टर डीपी सिंह की भी लोकेशन पोखरा नेपाल में मिल गई। थोड़ी सी बात पता करनी थी, लेकिन पुलिस ने कोई काम नहीं किया और एसटीएफ ने फाइनली ये काम किया। जब ये पता लग गया कि ये दोनों लोग डॉक्टर डीपी सिंह और ये यहां पर थे और उस दिन मनीष की लोकेशन दिल्ली में थी, उसके पति की, दूसरे पति की, तो अभिषेक सिंह नेपाल गए पूरी टीम लेकर और उन्होंने 4 तारीख को पोखरा और उसके आसपास कोई अननोन फीमेल की बॉडी अगर मिली हो तो उसकी तलाश नेपाल पुलिस के माध्यम से करनी शुरू की। 2 दिन के बाद उन्हें सफलता मिल गई। पोखरा के एक पहाड़ी जो करीब 200 फीट ऊंची थी, उसके नीचे 4 फरवरी की शाम
एक महिला का शव मिला था। नेपाल पुलिस ने अपनी रिपोर्ट में ये लिखा था कि ऐसा प्रतीत होता है कि महिला इस हिल टॉप पे गई थी, वहां से फिसल गई और फिसल के गिरने के कारण उसे चोटें आईं, जिससे उसकी मृत्यु हो गई। नेपाल पुलिस ने उसका पोस्टमार्टम भी कराया और उसके बाद जो अनुमन्य टाइम है 72 घंटे का, उसके बाद अंतिम संस्कार भी कर दिया। एक इसमें पेंच ये फंसा कि राखी की लाश 4 तारीख को वहां मिल गई, लेकिन राखी का मोबाइल, राखी यानी राजेश्वरी का मोबाइल बार बार आसाम की लोकेशन बताता रहा। बार बार उसकी लोकेशन आसाम में आ रही थी। उसका फेसबुक स्टेटस भी अपडेट हो रहा था। मोबाइल की लोकेशन आसाम के अलग अलग जिलों में प्राप्त हुई एसटीएफ के एसपी श्री अभिषेक सिंह को। यह बात समझ में नहीं आ रही थी कि जब उसकी लाश मिल गई तो उसके बाद कई महीने तक, अक्टूबर तक, कौन इसके फेसबुक स्टेटस को अपडेट करता रहा। इस बीच में जब जब डॉक्टर डीपी सिंह को बुलाया गया तो डॉक्टर डीपी सिंह यही कहते रहे कि साहब वो नाराज होकर आसाम में कहीं चली गई थी। फेसबुक पर मैंने उससे बात भी की थी। चूंकि इंटरनेट कॉलिंग का कोई रिकॉर्ड नहीं होता, इसलिए उन्होंने बताया कि मैंने बात भी की थी। वो जिंदा थी और उसने कहा मैं आऊंगी नहीं, तुम लोगों को फंसाऊंगी। ये बात कह के वो पुलिस को डाइवर्ट करते रहे। जब राजेश्वरी की पहचान हो गई तो डीपी सिंह को फिर बुलाया गया कि इस दिन आपकी भी लोकेशन पोखरा में ही थी और उसकी लाश शाम को बरामद हुई थी। आपको अब इसके बारे में क्या कहना है? डीपी सिंह ने कभी सोचा नहीं था कि पुलिस उनसे श्रेणीबद्ध पूछताछ करेगी। खातिरदारी हुई और श्रेणीबद्ध पूछताछ हुई। थोड़ी देर में ही डॉक्टर अपनी औकात पर आ गया। उसने पूरी बात बता दी। उसने बताया कि मनीष से शादी के बाद राजेश्वरी मेरे संपर्क में थी। मैं उसके लिए अलग अलग मौकों पे पैसा भिजवाता रहा और बाहर कहीं जाकर उससे मिलता भी रहा, जबकि मेरी पत्नी हर लोकेशन पर, हर बार बाहर जाने पर आपत्ति करती थी, पता किया करती थी। इसलिए बहुत बार हम उससे मिल नहीं पाए। इस बीच में 3 बार हमारा उसका संपर्क हुआ था किसी होटल या किसी गेस्ट हाउस में। इसी बीच 3 तारीख को राजेश्वरी उर्फ राखी ने फोन किया डॉक्टर डीपी सिंह को कि मनीष किसी काम से दिल्ली चला गया है, 3 दिन बाद लौटेगा। अच्छा होगा अगर तुम नेपाल पोखरा आ जाओ, बहुत अच्छा होटल है जिसमें हम रुके हुए हैं। डॉक्टर डीपी सिंह इसी मौके की तलाश में थे। उसने अपने ड्राइवर प्रमोद और लैब टेक्नीशियन देश दीपक निषाद को तैयार किया। उनको एक बात बताई कि बहुत जोखिम का काम है। पहले तो इन दोनों ने मना कर दिया, लेकिन जैसे ही डॉक्टर डीपी सिंह ने यह कहा कि हम काम होने के बाद तुम लोगों की महीने की तनख्वाह 5,000 रुपये बढ़ा देंगे, दोनों फौरन राजी हो गए। पैसे की लालच में वो सीधे पोखरा पहुंचे, ड्राइवर और वो लैब टेक्नीशियन डॉक्टर डीपी सिंह के साथ। डॉक्टर डीपी सिंह ने बताया कि मैंने उसको कहा कि तुम होटल छोड़ के ऊपर बहुत अच्छा मौसम है फलां ढाबे पर, वहां आ जाओ। वो जिद करती रही कि नहीं होटल पे आओ, थोड़ी देर बाद साथ साथ चलेंगे। उसने कहा नहीं, इस समय हमारे साथ भी ड्राइवर है, इसलिए होटल जाना ठीक नहीं है। जबकि डॉक्टर डीपी सिंह ने बताया कि मुझे पता था कि उस होटल में सीसीटीवी बाहर रिसेप्शन पर लगे हुए हैं, इसलिए मैं वहां जाना नहीं चाहता था और बहाने से मैंने उसको उस ढाबे पर बुलवाया। मैं घर से नींद की 20 गोलियां पीसकर पाउडर बनाकर पुड़िया में लाया था।
चूंकि वो अच्छी शराब पीने की शौकीन थी, मुझे पता था कि ये कौन कौन सी शराब पिएगी। मैंने उस ढाबे पर वही शराब ऑर्डर की। राजेश्वरी जानती थी कि वो उसे कौन शराब पिलाएगा, किस ब्रांड की पिलाएगा। वो फौरन राजी हो गई। धोखे से उसकी शराब में वो पिसा हुआ एक पुड़िया 20 गोलियों का वो डीपी सिंह ने मिला दिया। थोड़ी देर में ही नींद की इस दवा का असर शुरू हुआ। हाथ पकड़कर राजेश्वरी को वो हिल टॉप तक ले गया। बोले, बाहर देखो, बहुत खूबसूरत लग रहा है नेपाल, चारों तरफ लाइट टिमटिमा रही है। लेकिन तब तक वो अच्छी तरह नशे में यानी बेहोशी की हालत में आ गई थी। ऊपर ले जाकर जहां सबसे स्टीप फॉल था, करीब 200 मीटर की ऊंचाई पर, उसे इन तीनों ने ढकेल दिया। इतनी ऊंचाई से गिरने के बाद राजेश्वरी के बचने की कोई संभावना नहीं थी, इसलिए ये लोग अपनी गाड़ी से फौरन गोरखपुर भाग आए। प्रमोद यानी अपने ड्राइवर को उसका फोन दे दिया और बोला कि तुम आसाम चले जाओ और फेसबुक स्टेटस अपडेट करते रहो, बिल्डिंग्स के, चाय के बागानों के, बाकी चीज़ों के। कभी भूल के अपनी फ़ोटो मत डालना। पुरानी फ़ोटो उसके फेसबुक पे जो हो उसी को बार बार, चूँकि प्रमोद इंटरनेट पर या सोशल मीडिया पर बहुत एक्टिव था, इसलिए उसको भेज दिया गया। 4 दिन आसाम में वो जब ऊब गया तो उसने कहा, साहब किसी और को भेज दीजिए, मुझे बहुत काम है। डॉक्टर डीपी सिंह ने एक दूसरे लड़के को भेज दिया और उसे वापस बुला लिया। दूसरे लड़के को जब ये पता लगा कि पुलिस अब इसमें जांच पड़ताल कर रही है, वो मोबाइल को वहीं आसाम में फेंक कर, गुवाहाटी में फेंक कर वापस गोरखपुर चला आया। लेकिन अक्टूबर के अंत तक ये मोबाइल चलता रहा। 21 दिसंबर 2018 को आईजीएसटीएफ श्री अमिताभ यश और अभिषेक सिंह ने पुलिस लाइन गोरखपुर में एक बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस की और राजेश्वरी उर्फ राखी श्रीवास्तव की हत्या की इस मिस्ट्री को सॉल्व किया। तीनों अभियुक्त प्रेस के सामने प्रस्तुत किए गए। शहर में हाहाकार मच गया कि डीपी सिंह इस तरह के आदमी हैं। बहुत बड़ा सर्जन है, आर्यन हॉस्पिटल भी बहुत बड़ा हॉस्पिटल है। एडीजी आईजीएसटीएफ से अमिताभ यश ने यह बताया कि राखी श्रीवास्तव की हत्या जब इसने की और इससे पूछा गया तुमने ऐसा क्यों किया, तो डॉक्टर डीपी सिंह ने कहा कि मैंने डिप्रेशन में ऐसा किया। उसकी डिमांड बहुत बढ़ती जा रही थी और मेरा पारिवारिक जीवन भी तबाह हो रहा था, इसलिए डिप्रेशन में मैंने उसे अपने रास्ते से हटाने के लिए इतनी प्लानिंग से उसकी हत्या कर दी। बहरहाल दीपक और देश दीपक और प्रमोद डॉक्टर डीपी सिंह को जेल भेज दिया गया। आज की घटना, डॉक्टर डीपी सिंह के पास पैसा बहुत था, बहुत नाम था, बहुत रसूखदार डॉक्टर थे, लेकिन उन्होंने गोरखपुर में ऐसा कृत्य किया कि डीपी सिंह अपने परिवार की नज़रों में गिर गया, अपनी प्रेमिका की हत्या कर दी और उनका और अस्पताल दोनों का नाम खराब हो गया। राजेश्वरी को भी पैसे की चमक दमक और प्रभावशाली व्यक्ति का साथ ऐसा भाया कि उसने भी सारी हदें पार कर दी। मैंने बहुत बार बताया है, तमाम अपराध की घटनाओं के बाद मैंने ये बताया है कि हर चीज की एक लिमिट होती है, प्यार की भी एक लिमिट होती है। किसी को इतना अंधा नहीं होना चाहिए, चाहे वो लड़का हो चाहे वो लड़की हो, कि वो इस प्यार को अपने घर, परिवार, समाज या प्रोफेशन से ऊपर समझने लगे। और जिस दिन वो इस संबंध को इन सारी चीज़ों से ऊपर समझने लगेगा, उसका या उसकी, लड़का या लड़की का यही हश्र होगा जो इस अपराध की घटना में हुआ है। ये बहुत नुकसानदायक है।
इस तरह हमेशा किसी रिश्ते में जिसने भी लिमिट क्रॉस की उसका यही हश्र हुआ। सीमाएं कभी मत लांघिए, किसी के जाल में फंसने से अपने आप को रोकिए, वरना वही होगा जो इस अपराध में हुआ है, जो डीपी सिंह और राजेश्वरी के साथ हुआ है। रही बात गलती की, तो गलती मेरे हिसाब से दोनों की थी, कोई कम नहीं था गलती करने में। ये तो इन्वेस्टिगेशन इतनी अच्छी हुई, ये राज खुल गया, वरना ये राज राज ही रहता। डीपी सिंह ने भी सारी हदें पार कर दी, शादी कर ली, बच्चा हो गया, अलग से मकान खरीद के दे दिया, सारी सुविधाएं दे दी, वहीं आते जाते रहे और उनकी पत्नी को इसकी भनक भी नहीं लगी। और जब भनक लगी तो कोहराम मच गया। इसलिए गलती दोनों की थी। राजेश्वरी की भी उतनी ही गलती थी। किसी रसूखदार, पैसे वाले, प्रभावशाली व्यक्ति से संपर्क रखना ये शायद उसको अच्छा लग रहा था, इसलिए उसने सारी सीमाएं लांघ दी। तो इसलिए गलती दोनों की थी। लेकिन फिर भी अगर आपको ऐसा लगता है कि किसी एक की गलती ज़्यादा थी, तो कृपा करके कमेंट में या मेरे मेल पर मुझे ज़रूर बताएं। एक बार फिर से मैं अपना मेल आईडी रिपीट करता हूँ, rajeshpande61@gmail.com, RAJESHPANDEY61@gmail.com। आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।